चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की विनाशकारी कुल्हाड़ी। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। वैभवगढ़ की राजकुमारी चंद्रप्रभा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने पिता राजा सूर्यकांत से शिकार की आज्ञा लेकर अपनी सहेली के साथ जंगल में पहुंची। तभी एकाएक राजकुमारी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। रुको लक्ष्मी, सामने धूल का गुबार कैसा नजर आ रहा है? अरे हाँ राजकुमारी जी, धूल का गुबार तो इधर ही बढ़ता चला आ रहा है। हाँ लक्ष्मी, मुझे तो किसी अनजाने खतरे की गंध आ रही है। फिर अगले ही पल जब उन्हें धूल के उस गुबार के पीछे एक विशालकाय राक्षस की आकृति दिखाई पड़ी तो वह दोनों मारे भय के थर थर काँपने लगी। राजकुमारी जी, राक्षस! हाँ हाँ, भागो लक्ष्मी। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपने घोड़ों को मोड़ पाती, राक्षस उन तक पहुंच गया। हा हा, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हा हा, भाग कहाँ रही हो सुंदरी? अब तुम्हें मेरे साथ सावंत नगर के महल में चलना होगा। महाराज दुर्जन सिंह तुम जैसी सुंदरी को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। हा हा, उफ नहीं। अगले ही पल बचाओ! राजकुमारी की सहेली मारे दहशत के अपनी चेतना खो बैठी। राक्षस राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर वापस उसी दिशा में बढ़ा जिधर से वह आया था। हाथ छोड़ दे दुष्ट, बचाओ! इधर उसी जंगल में लकड़ी काट रहा एक युवक अजय चीख सुनकर चौंक पड़ा। अरे यह क्या? यह तो किसी युवती की चीख है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। अजय अपनी कुल्हाड़ी लिए तेज पेड़ से कूदा और चीख वाली दिशा की ओर दौड़ पड़ा। पता नहीं इस बियाबान जंगल में कौन युवती किस मुसीबत में फंस गई है। अगले ही पल उसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। उफ, यह क्या? इस राक्षस से युवती को कैसे बचाया जा सकता है? बचाओ! हा हा। फिर कुछ सोचकर उसने राक्षस को ललकारा। रुक जा दुष्ट, इन्हें छोड़ दे। हा हा, तू मेरा क्या कर लेगा मच्छर? हा हा हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा दुष्ट। अजय ने राक्षस पर भरपूर प्रहार किया, लेकिन उफ, मेरे भरपूर वार का तो इस राक्षस पर सुई की नोक के चुभने जैसा असर भी नहीं पड़ा। अगले पल अजय राक्षस पर टूट पड़ा। हा हा, लगता मच्छर मुझे पहले तुझे ही मसलना पड़ेगा। हा हा, हे भगवान, इस युवक की रक्षा करना। अगले पल उस राक्षस ने अजय को उठाकर एक और उछाल दिया। वो बेचारा मेरी वजह से बेमौत मारा गया। अजय पूरे वेग के साथ उड़ता हुआ दूर उसी जंगल में एक तपस्या में लीन एक सन्यासी के ऊपर कुछ इस अंदाज में गिरा कि उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से सन्यासी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। खचाक! उफ, यह अनजाने में मुझसे कैसा पाप हो गया। मेरे हाथों एक सन्यासी की हत्या हो गई। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी दुखी मत हो वत्स अजय, तुम्हारे हाथों कोई पाप नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे हाथों तुम्हारे पिता को उसकी माँ के दिए शाप से मुक्ति मिली है। हाँ बेटा, आज तुम्हारे हाथों तुम्हारे बाप को उसकी करनी का फल मिला है। मेरे हाथों मेरे पिता को उनकी करनी का फल मिला है। मैं कुछ समझा नहीं सन्यासी। यह एक बहुत लंबी कहानी है बेटा अजय। आज से करीब 18 वर्ष पहले इस कहानी की शुरुआत सावंत नगर के राजमहल में हुई थी। कहते हुए सन्यासी के कटे सिर के आंखों की पुतलियाँ जैसे सुनने में टंग गई हो। जबकि सावंत नगर के राजा सुख निदान सिंह ने बड़े दरबार में घोषणा की, मंत्रीगणों और प्रजाजनों के सामने आज भरे दरबार में मैं घोषणा करता हूँ कि आज से ठीक 3 दिन बाद इस राज सिंहासन के लिए मेरे छोटे पुत्र राजकुमार सैंवर सिंह का राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद मैं राजपाट से संन्यास ले लूँगा। कहो महामंत्री, तुम कुछ कहना चाहते हो? लेकिन महाराज, सावंत नगर का युवराज मैं हूँ। फिर एकाएक वो पिताजी ने बड़े भैया की जगह मेरे राज तिलक की घोषणा क्यों की है? महाराज क्षमा करें, लेकिन राजधर्म के अनुसार तो राज तिलक युवक वरदानी सिंह का किया जाना चाहिए।
अवश्य महामंत्री जी, राज तिलक तो युवराज का ही किया जाना चाहिए था, लेकिन हमें अपने गुप्तचरों से कुछ ऐसी सूचनाएं मिली है जिसके कारण हम युवराज को राजगद्दी पर नहीं बैठा सकते। इसका मतलब पिताजी ने मेरे पीछे गुप्तचर लगा रखे थे। उस रात युवराज वरदानी सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि तभी उसके मित्र महामंत्री के बेटे सुरजन सिंह ने प्रवेश किया। युवराज, क्या बात है, आज चंद्रिका का नृत्य देखने पीली हवेली नहीं गए? नहीं सुरजन, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मैं नहीं चल सकूंगा। युवराज को उसके पिता के विरुद्ध करने का यह उचित अवसर है। और यह सोचकर सुरजन ने गंभीर स्वर में कहा, युवराज, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूँ। शायद आप महाराज द्वारा श्यामर सिंह को राजगद्दी पर बैठाने से परेशान हैं। तो फिर पीली हवेली, हाँ सुरजन, तो फिर पीली हवेली चलिए, वहीं पर इस संबंध में बातें करेंगे। लेकिन युवराज ने सुरजन के साथ शयन कक्ष से बाहर निकलना चाहा था कि तभी, स्वामी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ओह मोनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कहीं जाते समय नहीं टोका करो, लेकिन फिर तुमने टोक दिया। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि कुंवर अजय की तबीयत ठीक नहीं है। वह कुंवर बीमार है तो उसे राजवैद्य को दिखाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो सुरजन, लेकिन आज की रात आप रुक जाते तो। युवराज क्रोध से आग बबूला उठा और मोहिनी, सटाक, हाँ। युवराज के जोरदार थप्पड़ से मोहिनी दूर जा गिरी और युवराज मुड़कर देखे बिना चला गया। कुछ ही देर में दोनों पीली हवेली में पहुंच गए। वहां रोज की तरह राग रंग की महफिल सजी थी और नर्तकी चंद्रिका नृत्य कर रही थी। अचानक तभी युवराज जोरों से चीख उठा, बंद करो यह नृत्य और दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। युवराज, मैं तो आपको परेशानी भुला देने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन आप तो कुछ अधिक परेशान लग रहे हैं। मेरी परेशानी कोई साधारण बात नहीं, मेरे भविष्य का प्रश्न है। आपकी इस समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सौतेले भाई श्यामर सिंह की हत्या करनी पड़ेगी। क्या? चौंकिए नहीं युवराज, राजगद्दी पाने के लिए तो आपको अपने पिता की भी हत्या करनी होगी, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही जलते रहोगे। राजगद्दी के लिए पिताजी की हत्या नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अपने लिए न सही युवराज, अपने बेटे जय के लिए तो यह करना ही होगा, वरना उसे भी आपकी तरह श्यामर सिंह के बेटों का दास बनकर रहना होगा। नहीं, मैं अपने बेटे को किसी का दास नहीं बनने दूंगा। कुछ सोचकर युवराज ने कहा, लेकिन यह सब कैसे संभव होगा सुरजन? मेरे पिताजी इस काम को चुटकी बजाते पूरा कर देंगे। दोनों शीघ्र महामंत्री के पास पहुंचे और फिर महामंत्री दुर्जन सिंह के शयन कक्ष में। युवराज, आप कोई चिंता न करें, काली घाटी में मेरा गुरु तांत्रिक चामुंडा रहता है, उससे मिलकर हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ काली घाटी चलने को तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर काली घाटी की ओर चल पड़े। आधी रात के लगभग वह काली घाटी में पहुँचे। महामंत्री जी, यहाँ तो बहुत अंधकार फैला है और आगे गहरी घाटी दिखाई दे रही है। युवराज, यह काली घाटी है, इस घाटी में हम चामुंडा की सहायता से आगे जाएंगे। और तभी महामंत्री दुर्जन सिंह ने जोर से आवाज़ लगाई, महान चामुंडा की जय, हम महान चामुंडा के दर्शन करना चाहते हैं। अगले पल घाटी में एक भयंकर अट्टहास गूंज उठा और फिर पूरी घाटी तिरु प्रकाश से जगमगा उठी। महान चामुंडा का दास आपकी सेवा में उपस्थित है, आप मेरे हाथों पर सवार हो जाए, मैं आपको अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। विशाल राक्षस तीनों को लेकर उड़ता हुआ चल दिया। उफ, कितनी गहरी घाटी है, यहाँ से गिरने पर तो हड्डी का पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही देर में राक्षस तीनों को लेकर चामुंडा के महल में पहुंच गया। दुर्जन सिंह, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, यह शांत नगर के युवराज हैं, इन्हें आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। कैसी सहायता चाहिए दुर्जन? और फिर महामंत्री ने चामुंडा को सारी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज युवराज के साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राजगद्दी युवराज को ही मिले। महामंत्री की बात सुनने के बाद तांत्रिक चामुंडा अपने बालों को खींचता हुआ भयानक अंदाज में ऐसा,
हा हा दुर्जन, युवराज से कहो कि निश्चिंत होकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दे। लोगों के विद्रोह को मेरा दास राक्षस रोक देगा। फिर चामुंडा के दास राक्षस ने उन्हें घाटी से बाहर पहुंचा दिया। दूसरे दिन रात्रि के समय युवराज अपने सौतेले भाई संवर सिंह के कक्ष के द्वार पर पहुंचा। संवर, जल्दी से द्वार खोलो। संवर ने द्वार खोला तो संवर अभी अभी एक बुरी खबर सुनी है। जंगल में दुर्जन सिंह राजगद्दी पाने के लिए एक तांत्रिक से पूजा करा रहे हैं। यदि वह तांत्रिक अपनी पूजा में सफल हो गया तो यह महल नष्ट हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। भैया, फिर तो पिताजी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। नहीं, पिताजी को सूचना देने से शोर मच जाएगा और दुर्जन भाग जाएगा, तो फिर हम क्या करें? तुम मेरे साथ जंगल में चलो, हम दोनों उस तांत्रिक को मारकर दुर्जन का षड्यंत्र विफल कर देंगे। और फिर दोनों चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना महल से निकल गए। कुछ ही देर में वह घने जंगल में पहुंच गए। भैया, इस जंगल में तो हमें कहीं भी वह तांत्रिक नहीं मिला और तांत्रिक मिलेगा भी नहीं, क्योंकि राजगद्दी दुर्जन सिंह नहीं, मैं पाना चाहता हूँ। और अभी संवर कुछ कह पाता कि तभी उसकी चीख गूंज उठी, ओ भैया, आपने यह क्या किया? कहने के साथ ही संवर की गर्दन एक ओर को ढुलक गई। संवर सिंह को मारकर युवराज महल में लौट आया। वह निश्चिंत था कि संवर को मारते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तभी एक गुप्तचर ने महाराज को सूचना दी। महाराज, युवराज ने संवर को घने जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। मैं छिपकर उनके पीछे गया था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यदि उसने ऐसा किया होगा तो हम उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। क्रोध से आग बबूला हुए महाराज युवराज के कक्ष में पहुंचे। युवराज, क्या यह सच है कि तुमने राजगद्दी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की है? नहीं, यह झूठ है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो यहाँ सो रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे गुप्तचर ने तुम्हें हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा है। सैनिकों, युवराज को बंदी बना लो। नहीं, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। युवराज तेजी से पीछे हटा और दीवार से एक तलवार उतारकर तेजी से अपने पिता की ओर झपटा और खचाक। फिर उस कक्ष में राजा सुख निदान सिंह की चीख गूंज कर रह गई। उसी समय महामंत्री कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। सैनिकों, बंदी बना लो इस हत्यारे को। महामंत्री जी, आप यह क्या कर रहे हैं? युवराज, तुमने अपने पिता और छोटे भाई की हत्या की है, तुम अपराधी हो। वो यह क्या? महामंत्री ने तो मेरी सहायता करने का वचन दिया था, फिर मुझे बंदी क्यों बना रहे हैं? तभी वहाँ महारानी पूजावती ने प्रवेश किया। हाँ बोल पापी, क्यों किया तूने ऐसा? दुष्ट, सौतेला होते हुए भी मैंने कभी तुझे सौतेला नहीं समझा, लेकिन तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जा पापी, मैं तुझे शाप देती हूँ। जिस राज सिंहासन के लिए तूने यह पाप किया है, तू उस सिंहासन पर कभी नहीं बैठेगा। तुझे तेरे पाप का फल मिलेगा। एक दिन तेरा पुत्र ही तेरी हत्या करेगा। महामंत्री, इसे कारागार में डाल दो। नहीं, युवराज को कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन जब महामंत्री युवराज से मिलने कारागार में पहुंचा तो उसने क्रोधित होकर कहा, दुर्जन सिंह, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने मुझे कारागार में डालकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया है। हा, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे सहायता का वचन देकर महाराज और संवर की हत्या कराई है। मैं सब लोगों को तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में कह दूंगा। नहीं, अब तुम किसी से कुछ नहीं कह सकोगे। कल सुबह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। तभी महामंत्री के एक विशेष सैनिक ने आकर उसे सूचना दी। गजब हो गया महाराज, युवरानी कुंवर अजय को लेकर महल से भाग गई है। नहीं, क्या बकते हो? वो यह भी अच्छा हुआ, मेरी पत्नी और पुत्र तो सुरक्षित रहेंगे। जाओ, चारों तरफ सैनिकों को भेज दो। उन्हें किसी भी सूरत में जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि वे जीवित बच गए तो भविष्य में हमें कोई भी हानि पहुंचा सकते हैं। ओह हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना। महामंत्री वहां से लौट गया। युवराज को बार बार अपने पर प्रायश्चित हो रहा था। वो यह मैंने क्या किया? मैं महामंत्री के षड्यंत्र में फंस गया और यह दुष्ट कल मुझे प्राण दंड दे देगा।
नहीं, मैं चुपचाप मौत को गले नहीं लगा लूँगा। मैं उससे ही कुछ करूँगा। मुझे इस दुष्ट महामंत्री से बदला लेना होगा। और उसी रात जब एक सैनिक युवराज को भोजन देने आया तो गूं गूं उस सैनिक को मारकर उसकी ताली से ताला खोलकर युवराज भाग निकलता कि तभी कुछ सैनिक आ गए। अरे, युवराज भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। लेकिन युवराज को वे सैनिक नहीं रोक पाए। बेटा, अब तो तुम यह समझ ही गए होगे कि वह पापी हत्यारा युवक मैं ही हूँ। तुम मेरे बेटे हो। ओ पिताजी, आपसे मुलाकात भी हुई, तो किस रूप में? बेटे, सौतेली माँ के साप के अनुसार मेरी हत्या तुम्हारे ही हाथ से होनी थी, सो हो गई। बस अब मेरी एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दो। आपकी अंतिम इच्छा क्या है पिताजी? और फिर महामंत्री दुर्जन सिंह के सांतनगर का राजा बनने की सारी कहानी सुनाकर सन्यासी के सिर ने कहा, महामंत्री राजा बनकर उस तांत्रिक चामुंडा की सहायता से लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उस महामंत्री और तांत्रिक को मारकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। लेकिन पिताजी, मैं राजा बने महामंत्री और तांत्रिक चामुंडा को कैसे मार सकूंगा? बेटे, जब तक तुम्हारे हाथ में मेरे रक्त से सनी यह कुल्हाड़ी रहेगी, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। मैंने इस कुल्हाड़ी में अपनी वर्षों की तपस्या की अद्भुत शक्ति भर दी है। तांत्रिक चामुंडा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और सुनो, चामुंडा का राक्षस स्वाम्बू वैभवगढ़ की राजकुमारी को उठाकर ले गया। ओह, यह सब जानकर भी अजय वहाँ निश्चल खड़ा रहा। तो बेटे, ऐसे शांत क्यों खड़े हो? अब जाते क्यों नहीं? पिताजी, आपके शव को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आपका अंतिम संस्कार। वो सचमुच तुम दयालु और नेक पुत्र हो। तुम मेरी चिंता न करो, बस मेरी गर्दन को मेरे शेष धड़ के पास रख दो। और जब युवक अजय ने वैसा ही किया तो अगले पल सन्यासी का शव अपने आप जल उठा। अजय ने अपने पिता की राख को पास की नदी में डाला और सांतनगर की ओर चल दिया। फिर 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद वैभवगढ़ राज्य आपका स्वागत करता है। अरे वैभवगढ़, पिताजी ने बताया था कि उस दिन जंगल से वह विशालकाय राक्षस जिस सुंदर युवती को उठाकर ले गया था, वह वैभवगढ़ की राजकुमारी थी। पता नहीं वैभवगढ़ के राजा को इस बात की खबर है कि नहीं। अब जबकि मैं इधर से गुजर ही रहा हूँ, तो क्यों न वैभवगढ़ के राजा तक यह बात पहुँचा दूँ कि राजकुमारी चंद्रप्रभा के को जंगल से उठाकर ले जाने वाला राक्षस सांतनगर के दुष्ट शासक दुर्जन सिंह ने भेजा था। यह विचार मन में आते ही अजय वैभवगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़ा। फिर वैभवगढ़ के राजा सूर्यकांत को अजय द्वारा जैसे इसका पता चला कि क्या मेरी बेटी को जादूगर चामुंडा का राक्षस उठा कर ले गया है, मैं सांतनगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सेनापति, सेना को कूच का आदेश दो। जी महाराज। तभी, क्षमा करें महाराज, आप द्वारा जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। यह तुम क्या कह रहे हो महामंत्री जी? क्या हमने अपनी बेटी के अपहरणकर्ता के खिलाफ युद्ध का निर्णय लेकर कोई गलत कदम उठाया है? मैं यह नहीं कह रहा महाराज, लेकिन आपको इस बात की जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है कि सांतनगर के राजा दुर्जन सिंह से सीधी टक्कर में विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि उस राजा का गुरु चामुंडा एक महान तांत्रिक है। उसके पास ऐसी ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ व राक्षस हैं जो पल भर में हमारी पूरी सेना को नेस्ताबूद कर सकते हैं। फिर हम क्या करें महामंत्री? क्या हम अपनी बेटी को उस दुष्ट के रहमो कर्म में उसी के पास पड़ा रहने दें, या फिर? नहीं महाराज, मैं तो आपको सिर्फ यह बताना चाहता था कि राजकुमारी को सांतनगर के राजा से छुड़वाने के लिए उस तांत्रिक को मारने के लिए कोई योजना बनानी। महामंत्री की बात पूरी होने से पहले ही अजय बोल पड़ा। नहीं महामंत्री जी, उस दुष्ट तांत्रिक से टकराने के लिए आपको किसी भी योजना के बनाने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दुष्ट की तांत्रिक शक्तियों का सामना मैं करूंगा। आपको और आपकी सेना को तो युद्ध की मात्र
औपचारिकता पूरी करनी है। युवक, तुम भला उसकी तांत्रिक शक्तियों का सामना कैसे कर सकते हो? महामंत्री, जब तक मेरे पास यह विनाशकारी कुल्हाड़ी है तब तक मैं उस तांत्रिक की एक भी न चलने दूंगा। युवक, तुम साफ साफ कहो कि इस साधारण सी दिखने वाली कुल्हाड़ी में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम उस तांत्रिक का सामना करने की बात कर रहे हो? महामंत्री जी, तो पहले आप इस कुल्हाड़ी की विशेषता सुन लीजिए। इसके साथ अजय ने उस कुल्हाड़ी और सन्यासी यानी अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया। और उसकी पूरी बात सुनकर, युवक, हम मात्र तुम्हारी बातों के बल पर ही अपनी सेना को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। पहले तुम्हें इस कुल्हाड़ी के चमत्कारी होने की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? तुम्हें राजकीय यातना गृह में पाले हुए पागल हाथी, जिसका नाम हमने यमराज रखा है, उसे परास्त करना होगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर थोड़ी देर बाद, युवक, यही है हमारा राजकीय यातना गृह। किसी भयंकर अपराधी या राजद्रोही को दंड देने के लिए उसे इसी गड्ढे में ढकेल दिया जाता है। हूँ तो ये है यमराज। फिर राजा के इशारे पर अजय को उस मैदान में उतारने के लिए एक सैनिक ने सीढ़ी लगा दी थी। अजय सीढ़ी उतरने लगा, लेकिन उसके नीचे उतरने से पहले ही उस पागल हाथी ने सीढ़ी को अपनी सूंड में लपेट लिया और तब अजय ने एक और छलांग लगा दी। बेचारा यह युवक मुफ्त में मारा जाएगा। फिर अजय के नीचे गिरते ही हाथी भी उसके सिर पर पहुंच गया। वो, इससे बचूं वरना यह कुचल देगा। अगले ही पल उसने करवट बदलते हुए वह स्थान छोड़ दिया। वो बाल बाल बचा और इससे पहले कि हाथी पलट कर उस पर आक्रमण करे, उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस हाथी की अगली टांग काट दी। आश्चर्यजनक, खचाक। अगले ही पल उस क्रोधित हाथी ने अपनी सूंड का भरपूर वार अजय पर करना चाहा, लेकिन तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी आगे कर दी। परिणाम स्वरूप, हो तो वाकई इस युवक के कथनानुसार यह कुल्हाड़ी चमत्कारी है। इसी के साथ वह यमराज नाम का पागल हाथी वहीं पर गिर पड़ा। और फिर, शाबाश नौजवान, तुम्हारी कुल्हाड़ी सचमुच चमत्कारी है। अब हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। महाराज, अब जल्दी से सावंतनगर पर आक्रमण कर दीजिए। उसी समय राजा सूर्यकांत ने अपने सेनापति को आदेश दिया। सेनापति, कल सुबह हमें सावंतनगर पर आक्रमण करना है। सारी तैयारियां आज ही पूरी कर लीजिए। जो आज्ञा महाराज। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजा सूर्यकांत ने भारी सेना के साथ सावंतनगर की ओर प्रस्थान किया। महाराज सूर्यकांत की जय। अपने गुप्तचरों से आक्रमण का समाचार सुनते ही राजा दुर्शन सिंह ने चामुंडा के पास एक सैनिक भेजा। सैनिक, तुम तुरंत काली घाटी जाकर गुरुदेव को सूचना दो, तब तक हम सूर्यकांत से युद्ध करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अपनी सेना के साथ दुर्जन सिंह युद्ध के मैदान में पहुंचा। सैनिकों, आगे बढ़ो और शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काट कर बिछा दो। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुर्जन के सैनिकों को गाजर मूली की तरह कुल्हाड़ी से काटता अजय आगे बढ़ता गया। बचाओ आई। कुछ ही देर में अजय दुर्जन सिंह के सामने पहुंच गया। षड्यंत्रकारी दुष्ट दुर्जन सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्जन सिंह, आज तेरे पापों की सज़ा मैं तुझे दूंगा। इस कुल्हाड़ी से युद्ध करेगा लकड़हारे? जा जाकर किसी जंगल में लकड़ियाँ काट। क्रोध से पागल हुए अजय ने दुर्जन सिंह पर तीव्र प्रहार किया। खटाक। उस वार को दुर्जन सिंह ने अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उस कुल्हाड़ी के प्रहार से तलवार के दो टुकड़े हो गए। सैनिकों, घेर लो इस दुष्ट को और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सैनिकों के आगे बढ़ने से पहले अजय दुर्जन पर कहर बनकर टूट पड़ा। खट खट खट। और फिर कुल्हाड़ी के एक भरपूर वार से अजय ने दुर्जन के दो टुकड़े कर डाले। दुर्जन सिंह के मरते ही अजय भूखे शेर की तरह सैनिकों पर टूट पड़ा और देखते देखते उसने सैनिकों की लाशें बिछा दी। दुर्जन सिंह की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक मैदान छोड़ भाग निकले,
भागो, अपनी जान बचाओ। उफ, बचाओ बचाओ, हाय मरा। और तभी भागते हुए सैनिकों का रास्ता तांत्रिक चामुंडा ने रोका। चामुंडा को देखते ही सैनिकों में नया उत्साह भर गया और वे सब चामुंडा और उसके दास राक्षस के साथ लौट पड़े। फिर सूर्यकांत की सेना के समीप पहुंचते ही चामुंडा ने अपने राक्षस को आदेश दिया, स्वाम्बू, शत्रु के सैनिकों पर टूट पड़ो, एक भी जीवित बचकर न जाने पाए। राक्षस स्वाम्बू सैनिकों पर टूट पड़ा। हा 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 हा, बचाओ, हाय मरा, बचाओ। स्वाम्बू सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। सैनिकों में भगदड़ मची थी। यह देखकर अजय उसके सामने पहुंचते हुए बोला, दुष्ट दैत्य, ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तभी स्वाम्बू ने अजय को उठा लिया। अजय ने होश नहीं खोए और राक्षस के चेहरे पर तीर प्रहार कर दिया और फिर अजय के निरंतर प्रहारों से राक्षस का चेहरा ही बदल गया। उसके एक भरपूर प्रहार से राक्षस की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। राक्षस के मरते ही अजय चामुंडा की ओर बढ़ा, लेकिन अभी वह चामुंडा के समीप पहुंच पाता कि चामुंडा ने अजगर जैसी शक्ल वाले भयंकर राक्षस को तंत्र शक्ति से प्रकट किया। शिशाम्बू, यह तेरे भाई स्वाम्बू का हत्यारा है, इसे जीवित नहीं छोड़ना। स्वामी, मैं अपने भाई के हत्यारे को जीवित निगल जाऊंगा। शिशाम्बू विषैली लपटें छोड़ता अजय की ओर बढ़ा। वो अब क्या करूं? लेकिन फिर उसने तेजी से झपट कर उसके पांव पर प्रहार कर दिया। खचाक। शिशाम्बू लड़खड़ाया तो अजय ने दूसरे पांव पर प्रहार कर दिया। राक्षस का दूसरा पांव कटते ही वह गिर पड़ा और फिर अजय ने उसकी गर्दन काटने में पल भर की देर नहीं लगाई। खच खच, गर्दन कटते ही राक्षस मर गया। लेकिन जैसे ही वह शिशाम्बू को मार कर पलटा, उसे तांत्रिक चामुंडा के वाहन पक्षी की आंखों से एक चमकीली किरण निकलकर अपनी ओर बढ़ती दिखाई दी। देखता हूँ अब यह मच्छर कैसे जीवित बचता है। उन किरणों को अजय ने कुल्हाड़ी पर रोका। कुल्हाड़ी से टकराने के बाद किरणें वापस लौट गई। अजय ने आगे बढ़कर चामुंडा पर प्रहार किया तो कुल्हाड़ी से निकली किरणों ने आग लगा दी। ओ, यह तो कोई चमत्कारी कुल्हाड़ी है, मुझे भाग निकलना चाहिए। लेकिन उसके मुड़कर भागने से पूर्व अजय उसके वाहन पक्षी पर प्रहार कर चुका था। चामुंडा के नीचे गिरते ही अजय ने फिर उसे उठने का अवसर नहीं दिया और उसकी गर्दन पर प्रहार कर दिया। तांत्रिक चामुंडा के मरते ही सावंतनगर की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। राजा सूर्यकांत के सैनिकों ने विजय का जय घोष शुरू कर दिया। राजा सूर्यकांत की जय, राजा सूर्यकांत की जय। सावंतनगर के राजमहल में ढूंढने पर उन्हें एक कक्ष में राजकुमारी चंद्रप्रभा मिल गई। पिताजी, बेटी। तभी, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, गांव में मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं अजय बेटे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। यह राजपाट तो तुम्हारे पुरखों का है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरी माँ, उनकी चिंता मत करो, मैं कुछ सैनिकों को भेजकर उन्हें भी यहाँ बुला लेता हूँ। मोहिनी के बुलाने के लिए एक सैनिक को आदेश दिया। तभी राजकुमारी चंद्रप्रभा कुछ सोचते हुए बोली, पिताजी, यह कौन है? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। राजकुमारी जी, आपने मुझे उस जंगल में देखा था जब मैंने आपको स्वाम्बू राक्षस से छुड़ाने की कोशिश की थी। यही नहीं बेटी, आज इसी के कारण तुम फिर हमें मिल सकी हो। इसी ने तांत्रिक चामुंडा और उसके भयंकर राक्षसों को मारा है। इतना जान लेने के बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा अजय की ओर अनुराग भरी दृष्टि से देखने लगी। तभी, बेटी, मैं तुम्हारी दृष्टि की भाषा को समझ गया हूँ। अजय भी मुझे बहुत पसंद है। सैनिक अजय की माँ यानी मोहिनी को ले आए तो अगले दिन राजा सूर्यकांत ने अजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और तभी वहाँ एक अक्ष प्रकट हुआ। बेटे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने विश्वासघाती महामंत्री दुर्जन और तांत्रिक चामुंडा को मारकर अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया। स्वामी, आप हमें छोड़कर न जाइए। नहीं मोहिनी, अब मैं नहीं
अब मैं नहीं रुक सकता। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। और फिर सन्यासी का अंतर्ध्यान हो गया। उपस्थित जन समुदाय ने अजय के जय घोष किए, राजा अजय सिंह की जय। फिर कुछ ही दिनों बाद वैभवगढ़ के राजा सूर्यकांत ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा के विवाह का प्रस्ताव अजय के पास भेजा। तो राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह का प्रस्ताव? ठहरो, पहले मैं अपनी माँ से पूछ लूँ। और फिर माँ की स्वीकृति मिलने पर अजय का विवाह राजकुमारी चंद्रप्रभा से बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।